एक दयालु दिखने वाली बूढ़ी औरत अपने घर ग्रोसरीज ले जा रही है। जब वो अपने घर का दरवाजा बंद करती है तो दीवार पर एक क्रैक पड़ता है और छत से एक टाइल फिसलकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। अगले दिन लोकल बिल्डर कुछ परेशान दिखता है। उसने एक हफ्ते पहले इसी तरह का फिक्स एक दूसरे घर पर किया था और उससे भी एक हफ्ता पहले एक और घर पर भी। वो पहले की तरह ही इस क्रैक को ठीक करके छत की मुरम्मत करेगा। वो ये सोचता है कि जल्द ही अब उसे किसी और घर पर भी ऐसे ही मरम्मत करनी पड़ेगी। बूढ़े लोग कभी कभी ऐसे होते हैं कि जानकर चीजें तोड़ते हैं ताकि उनसे आकर कोई मिल सके। खैर ठीक है, जब तक पैसे मिल रहे हैं वो मुरम्मत करता रहेगा। उस शाम बूढ़ी औरत बिस्तर पर होती है जब उसके चेहरे पर कुछ गिरता है। उसके बिस्तर के ठीक ऊपर छत में क्रैक आ गया है और उस पर लगा प्लास्टर नीचे गिर रहा है। इस घर को हो क्या रहा है? उसे फिर से बिल्डर को फोन करना होगा और उसे बताना होगा कि ये खराब हो गया है। वो अपने चेहरे से प्लास्टर की धूल को साफ करने के लिए उठती है, लेकिन दरवाजे पर रुक जाती है। क्या ये कोई आवाज थी जो उसने सुनी? ऐसा लग रहा था कि ये नीचे से आ रही है। एक और आवाज, उसने लास्ट में कुछ सुना है। क्या उसके घर कोई है? हेलो, वो जोर से पूछती है। आप जो कोई भी हैं बेहतर है आप चले जाएं। मेरे पति किसी भी वक्त घर आने वाले हैं और वो खुश नहीं होंगे। लगता है आवाजें रुक गई हैं। शायद वो चीजों की कल्पना कर रही थी। आखिर एक अजीब बूढ़ी औरत को कौन लूटेगा? उसके पास अब देने को कुछ भी नहीं था। उसे अभी भी अपने चेहरे से प्लास्टर को धोना है। वो एक पल के लिए रुकती है और जब वो कुछ और नहीं सुनती तो बेडरूम का दरवाजा खोलती है और चिल्लाती है। अगले दिन एक बच्चा घर के सामने खड़ा होकर उसे देखता है। क्या कोई अर्थक्वेक आया था? एक घर इस तरह कैसे खत्म हो सकता है? वो डोरबेल बजाता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वो दरवाजे पर नॉक करता है और दरवाजे को खुला देखकर हैरान होता है। दादी, बच्चा आवाज लगाता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। बच्चा अंदर आता है और चारों ओर देखता है। घर की हालत काफी खराब है। दीवारों और छतों से प्लास्टर के टुकड़े गिरे हुए हैं। अलमारियां और उनके अंदर का सामान बिखरा हुआ है और टूटे हुए बल्ब्स के शीशे हर जगह फैले हुए हैं। लड़का सीढ़ियों से ऊपर देखता है और अपनी दादी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ देखता है और लाइट भी ऑन होती है। दादी, क्या आप ऊपर हैं? कोई जवाब नहीं आता। बच्चा घबराते हुए रेलिंग को पकड़कर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू करता है। वो चुपचाप कमरे की ओर चलता है और टूटे हुए दरवाजे से आती हुई रोशनी में कदम रखता है। बच्चा दरवाजा खोलता है और अपनी दादी को फर्श पर देखता है, लेकिन वो उसकी दादी नहीं लगती। वो जो भी है सिर्फ उसकी दादी जैसी लगती है। वो ऐसी लगती है जैसे इसको खींचा और मोड़ा गया हो और इसका शरीर ऐसे होता है जैसे कोई हड्डी ना हो। बच्चा डर की वजह से सकते में है, वो ही जम जाता है। लेकिन ये नाइटमेयर अभी खत्म नहीं हुआ क्योंकि उसकी दादी अब भी जीवित है। अफसोस की बात है कि इस छोटे से टाउन में इस तरह की खबरें बहुत आम हैं और इसका कारण है SCP-783, जिसे द क्रूक मैन भी कहा जाता है। SCP-783 एक बहुत खतरनाक अनोमलस जीव है जो इस वक्त ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड के छोटे से गांव टेम्बी की आबादी में बीमारी की तरह फैल रहा है। हर 12 साल में फॉल और विंटर के महीनों में SCP-783 एक पीरियड तक अपने हॉस्टाइल बिहेवियर में रहता है जो तकरीबन 70 दिन तक चलता है। इस दौरान ये लोगों को अपने हमले का निशाना बनाता है, जो सूरज ढल जाने के बाद अपने घर के अंदर हैं और अकेले भी। SCP-783 द्वारा टारगेटेड ब्लॉक जिस इमारत में होंगे वो तेजी से खराब होगी, जिसमें स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी के मसले प्रकट होंगे। ये अक्सर बिल्डिंग्स के बाहर क्रैक्स के रूप में दिखाई देंगे, जिससे बिल्डिंग की अपीयरेंस क्रुप्ट लगती है। दुर्भाग्य से जबकि SCP फाउंडेशन को SCP-783 के ऑपरेट करने की जगह और वक्त दोनों के बारे में पता है, ये फिर भी अब तक किसी भी हमले को रोकने में सक्षम नहीं हुए। रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट पर इसके इफेक्ट्स के कारण फाउंडेशन अभी तक SCP-783 की एक इमेज या फिजिकल डिस्क्रिप्शन नहीं ले सकी है। अनोमली को पकड़ने के लिए लगाए गए कैमरास केवल डिस्टॉर्टेड और करप्टेड फुटेज ही दिखाते हैं, जिससे उसके अपीयरेंस एक मिस्ट्री बन गई है। SCP-783 द्वारा टारगेटेड विक्टिम्स की हालत काफी हद तक मौत से बदतर होती है। उनके शरीर में एक्सट्रीम डिफॉर्मेशन होगी क्योंकि उनकी हड्डियों में दर्जनों फ्रैक्चर्स और खिंचाव होता है और वो मुख्तलिफ दिशाओं में मुड़ जाती हैं। फिर ये कार्टिलेज और नए बढ़ते हुए लिम्स को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा स्किन के आने से ठीक हो जाते हैं, जो विक्टिम्स को मेलफॉर्म नोट ऑफ नाल्ड एक्सट्रीमिस्ट के रूप में छोड़ देते हैं। कुछ केसेस काफी गंभीर होते हैं, जिसमें एक विक्टिम का हाथ 2.4 मीटर से अधिक बढ़ गया है
और दूसरा जो हाइट में 12.5 मीटर से अधिक बढ़ा हुआ है। इंजरीज का सामना करने के बावजूद कई विक्टिम्स अभी भी हमलों के बाद जीवित हैं, लेकिन पूरी तरह पैरालाइज्ड या फिर वेजिटेटिव स्टेट में, और हो सकता है कि दोनों में ही। SCP-783 के 27 विक्टिम्स इस समय एक लॉन्ग टर्म फैसिलिटी के भीतर एक लोकल हॉस्पिटल में हैं, जहां उनका ख्याल रखा जा रहा है, जिसे फाउंडेशन द्वारा विशेष रूप से 783 विक्टिम्स की देखभाल और ट्रीटमेंट के लिए लिया गया था। कई एनॉमलीज की तरह जो SCP फाउंडेशन की जांच में शामिल हैं, टेम्बी के कई रहने वालों को क्रुकमैन के बारे में जानकारी है और ये एनॉमली एक लोकल बुगीमैन बन गई है। रिसर्चर्स ने बच्चों के लोकल स्कूल्स में एक नर्सरी राइम गाते हुए सुना है, जो इस जीव से जुड़ी प्रतीत होती है। ये ऐसे है, एक क्रुक्ड आदमी रहता था जिसने एक क्रुक्ड डील की थी। उसके पास एक क्रुक्ड गेंद थी जिससे उसने क्रुक्ड रील पकड़ी। उसने एक क्रुक्ड बच्चे को चुराया जो एक क्रुक्ड रोना रोता था, और वो क्रुक्ड आदमी एक व्हील पर मारा गया। SCP-783 की एक्टिविटी शुरू होने से 1 महीने पहले एक क्लास D कर्मचारी D-209 को गांव में फाउंडेशन की तरफ से बने घर में रहने के लिए भेजा गया। D क्लास को निशाना बनाए जाने की सूरत में पूरे घर में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाए गए थे, इस उम्मीद में कि कुछ जानकारी हासिल की जा सकती है। घर में रहने के 43 दिन बाद आखिर कुछ हुआ। एक शाम बिस्तर पर किताब पढ़ते समय D-209 ने घर के निचले हिस्से में शोर सुना। पहली मंजिल पर लगे कैमरास में डिस्टॉर्शन हुई और घर में केवल एक डिस्टॉर्शन को हरकत करते हुए देखा गया। जब D-209 ने कमरे से बाहर निकलने और घर छोड़ने की कोशिश की तो उसे तुरंत SCP-783 का सामना करना पड़ा। लगभग 5 घंटे के समय में उसकी हड्डियों को कई बार तोड़ा गया और बार बार रीसेट किया गया, जिससे D-209 मांस और मुड़ी हुई हड्डियों का एक ढेर बन गया। ठीक उसी समय जब D-209 पर हमला किया जा रहा था, हॉस्पिटल में जीवित SCP-783 के विक्टिम्स में से सभी 27 ने सीजर्स का अनुभव किया। हालांकि उनमें से ज्यादातर को ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया था और बाकी पूरी तरह से पैरालाइज थे। इसके अलावा हमले के साथ ही टाउन के बाहरी हिस्से में एक सीस्मिक इवेंट भी हुआ, और इस घटना से जो जानकारी सामने आई वो हैरान करने वाली और बेहद परेशान करने वाली थी। फाउंडेशन कर्मचारियों को सीस्मिक एक्टिविटी की साइट पर जांच करने और ये पता लगाने के लिए भेजा गया कि क्या ये किसी भी तरह से SCP-783 से जुड़ा है। वहां उन्होंने गुस्से से भरे टाउन के लोगों का एक छोटा सा ग्रुप देखा, जो शायद अपने टाउन में होने वाले पैरानॉर्मल इवेंट्स और उनके खात्मे के लिए की गई कोशिशों से निराश थे। तनाव के बाद SCP एजेंट कॉलिंस ने अपने सर्विस वेपन से हवा में गोली चलाई और क्राउड तेजी से खत्म हो गया। अब डिस्ट्रक्शन के बिना एजेंट्स अपनी जांच शुरू कर सकते थे। उन्होंने तुरंत जमीन से बाहर निकले हुए कई ऑब्जेक्ट्स देखे। करीब से जांच करने पर पता चला कि ये तो इंसानी पैरों की उंगलियां थीं, जो काफी लंबी थीं। एक डिग टीम को साइट पर अगले दिन भेजा गया और खोदने पर SCP-783 के शिकार होने वाले लोगों से भरी कब्र मिली, जो सभी मुड़े हुए थे। उनके बदले हुए और खींचे गए शरीर जमीन में दबे होने के बावजूद सुरक्षित थे और सभी को सर के बल दबाया गया था, यहाँ तक कि उनके बाजुओं को भी नीचे तक दबाया गया था। जैसे ही एक रिसर्चर ने एक शरीर में से एक सैंपल लेने की कोशिश की, उसके नीचे नरम जमीन हिली और वो अंदर गिर गया। वो उलझे हुए लिम्स पर गिरा और अपने वजन के कारण इसके मजीद अंदर चला गया और गायब हो गया। एजेंट कॉलिंस ने तुरंत एक रस्सी ली, अपनी कमर से बांधी और नीचे उतरने के साथ ऑन साइड टीम को इंस्ट्रक्शंस दी कि जब वो सिग्नल करे तो उसको ऊपर खींच लिया जाए। एजेंट कॉलिंस लाशों से नीचे उतरी और कई मिनट्स के बाद उसे दूसरे रिसर्चर के बिना बाहर निकाल लिया गया। डीब्रीफिंग के दौरान उसने बताया कि कैसे उसने 783 विक्टिम्स की लाशों के नीचे अनॉमलस जगह को देखा, और उसने जो देखा वो उससे इतना घबरा गई कि उसे टेम्परेरी लीव ऑफ एब्सेंस दी गई। फाउंडेशन को और जानना था और इस खोज के लिए डी क्लास पर्सनल को जल्दी से चुना गया। D-2172 को कई इक्विपमेंट के साथ, जिसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर्स थे और मजीद कई साइंटिफिक मेजरमेंट टूल्स, जिसमें फायरआर्म भी शामिल था, उसे क्रेन के सहारे से गड्ढे में उतारा गया। उसके साथ ऐसी वायरिंग की गई थी जिससे दोनों तरफ की जानकारी मिल रही थी, जैसे कि जमीन के अंदर की और उसके जीवित होने की। जैसे कि D-2172 को लाशों के दरमियान से नीचे उतारा गया तो उसे चक्कर आने का अनुभव हुआ। ये महसूस हुआ कि एनॉमलस इफेक्ट्स ग्रेविटी पर भी थे, जो कि अब उल्टे हो गए और उसे अब गड्ढे में उतरने के लिए ऊपर की ओर बाहर आना पड़ना था।
वो जल्द ही लाशों से भरे उस गड्ढे से दूसरी तरफ बाहर निकल आया और अपने आप को एक खुले आसमान के नीचे पाया। ये बिल्कुल टेम्बी शहर जैसे दिखने वाला टाउन था, जिसमें उसी दुनिया की तरह की बिल्डिंग्स मौजूद थीं। एससीपी फाउंडेशन के लापता रिसर्चर के कोई निशान न होने के साथ ये वाली दुनिया वीरान प्रतीत होती थी। D2172 ने इमारतों की जांच शुरू की और उन सबको भी खाली पाया। हालांकि दुर्भाग्य से उसे घर में संघर्ष के निशान मिले जो लापता रिसर्चर की मौत का सबूत लग रहे थे। उसने जगह की जांच जारी रखी और पाया कि एनॉर्मस प्रॉपर्टीज का असर सीमाओं तक फैला हुआ है। और जैसे ही डी क्लास टाउन के नॉर्थ की तरफ चला, कुछ ही किलोमीटर्स बाद उसने पाया कि वो अब टाउन की साउदर्न एज पर वापस आ गया था। D2172 को वापस लौटने का आदेश दिया गया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका सामना अचानक SCP-783 के विक्टिम से हुआ जो खींचा हुआ उसके सामने पड़ा था। D2172 ने अपनी गन निकाली और एंटिटी पर फायर किया, लेकिन उसको कुछ असर नहीं हुआ और फायर पेड़ों की ओर चला गया। कई मिनट्स बाद वो आराम करने के लिए रुक गया। तब उसे कुछ दिखा। कुछ फासले पर डी क्लास को एक विशाल सफेद बिर्च ट्री दिखा और ये उसकी ओर आ रहा था। जैसे जैसे जीवित पेड़ उसकी ओर आया, ये साफ पता चल गया कि वो पेड़ नहीं था। जो शाखें दिख रही थीं, वो उभरी हुई हड्डियों की उंगलियां थीं, जिनका उपयोग वो चलने के लिए कर रहा था। लंबी शाख जैसी उंगलियां पेड़ के ऊपर से निकल रही थीं, जहां D2172 उसका ओरिजिन देख सकता था। ये शाखें SCP फाउंडेशन के लापता रिसर्चर की लंबी उंगलियां थीं। D2172 भागने के लिए मुड़ा और भागने लगा। विशाल जीवित पेड़ ने टाउन तक उसका पीछा किया। जब भी उसको मौका मिलता, वो उस जीप पर अपनी गन से फायर करता, लेकिन इसे रोकने में नाकाम रहा। विजुअल फीड जल्द ही खो गई और सिर्फ ऑडियो सुनाई दे रहा था, जिसमें D2172 का चीखना जारी था। लेकिन ये एक्सपीडिशन का अंत नहीं था। साइट पर टीम कई घंटों के बाद ये देखकर हैरान रह गई कि टैटर को 2 बार खींचा गया था। ये संकेत था कि इसे फिर से वापस बाहर निकाला जाए। एक मेडिकल टीम को साइट पर भेजा गया ताकि D2172 की तुरंत देखभाल की जा सके और टीम ने तार को वापस खींचना शुरू किया। कुछ मिनट्स बाद वो हार्नेस बाहर आई जिसको D2172 के साथ बंधा होना था, लेकिन वो खाली थी। वो खींचते रहे, लेकिन गड्ढे में लाशों के ढेर की वजह से हार्नेस फंस गया। फिर उन्होंने देखा कि ये असल में फंसा नहीं था, बल्कि एक हाथ था जिसने हार्नेस को पकड़ा हुआ था। ये D2172 का हाथ था। टीम ने खींचना जारी रखा और D2172 का हाथ गड्ढे से बाहर खींचता चला गया, जो 3 मीटर से अधिक लंबा था। लेकिन रुकावट काफी बढ़ गई। D2172 ने अपनी पकड़ छोड़ दी और इसे वापस गड्ढे के अंदर लाशों के ढेर में जाते हुए देखा गया। इस एक्सपीडिशन के बाद ये निर्धारित किया गया कि भविष्य में खतरनाक एनॉर्मस लोकेशन का पता लगाने के लिए केवल स्पेशल ऑपरेशन टीम्स या मोबाइल टास्क फोर्सेस को ही भेजा जाएगा। इस तरह के कम से कम 3 एक्सपीडिशंस हो गए हैं, लेकिन मिली गई जानकारी को अभी के लिए क्लासिफाइड रखा गया है और शायद अभी अच्छा यही है कि इन्हें गुप्त ही रखा जाए। SCP फाउंडेशन SCP-783 के बारे में जानने के प्रयास में टेम्बी टाउन की निगरानी करना जारी रखेगी और उम्मीद है कि इसे और इससे जुड़ी घटनाओं को खत्म करने का कोई तरीका मिल जाएगा। अनोमली को रोकने में कठिनाइयों के कारण इसे कैटर क्लासिफाई किया गया है और टेम्बी हॉस्पिटल के ठीक सामने वाली बिल्डिंग को साइट 5 के रूप में लिया गया है, ताकि फाउंडेशन की मौजूदगी के बढ़ने से इसकी निगरानी की जा सके। जैसे कि SCP फाउंडेशन इस मिस्टीरियस और खतरनाक अनोमली की रिसर्च जारी रखेगी, किसी भी SCP-783 के विक्टिम्स को बाहर निकाला जाएगा, उनकी इंजरीज का ख्याल रखा जाएगा और फिर उनके शरीर को भस्म कर दिया जाएगा। अब जाइए और जल्दी से डॉक्टर बॉब की कोई और वीडियो देखें और सुनिश्चित करें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दी हैं, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।